पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है ये राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करता है? अपने अधीनस्थों के माध्यम से। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। यहाँ पर अधीनस्थों से संबंध है, इशारा मंत्रिपरिषद की ओर होता है। आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये राष्ट्रपति जो होगा इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगी और राष्ट्रपति इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 74 में जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, तो इसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इसीलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों में शक्ति को लेकर के द्वंद्व हुआ करता था, क्योंकि राष्ट्रपतियों का ये कहना होता था कि संविधान के द्वारा हम मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें यह कह दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि सलाह बाध्यकारी होगी। मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को सलाह देगी वह सलाह क्या रहेगी? बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा। सरकार बदल जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है। इसने 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया संविधान में, 44वां संशोधन। 1968 में होता है ये। इसमें ये कहा गया
कि जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, तो राष्ट्रपति एक बार सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 42वें में देखिएगा, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों को ही समाप्त कर दिया गया था कि राष्ट्रपति के लिए सलाह बाध्यकारी होगी। तो कुछ लोग ये कहने लगे कि जब राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां ही नहीं हैं, कोई अधिकार ही नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद से फ़ायदा क्या है कि मंत्रिपरिषद जो भी कहेगा राष्ट्रपति मान लेगा। स्वविवेक की उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद से क्या लाभ है। तो इस नाते देखिए 44वां संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को थोड़ी शक्ति दे दी जाती है कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उस सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए इसके पास भेज सकता है। और मंत्रिपरिषद अगर दोबारा पुनर्विचार करके दोबारा जो भी सलाह देगी, चाहे वही सलाह दे या दूसरा सलाह दे, कुछ भी दे, तो दोबारा सलाह जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति मानने के लिए उस सलाह को बाध्य होगा। तो 44वें अमेंडमेंट में ये कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। राष्ट्रपति एक बार सलाह को मंत्रिपरिषद के पास मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनः वही सलाह देती है तो दोबारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। सलाह मानने हेतु बाध्य है। राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी, भेजेगी, तो एक बार राष्ट्रपति को ये शक्ति दे दी गई, एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास राष्ट्रपति भेजेगा। और मंत्रिपरिषद अगर विचार करके पुनः वही सलाह देती है तो राष्ट्रपति को दोबारा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह मानना ही पड़ेगा। इनके लिए ये बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति एक बार सलाह को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी तो उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। इसमें कोई इफ बट नहीं होगा। आर्टिकल 75 में पीएम की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देगा? तो किसी भी व्यक्ति को नहीं बना पाएगा। उसी को बनाएगा जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
लेकिन यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, यानी कि स्पष्ट बहुमत न मिलने की अवस्था में क्या होगा? स्पष्ट बहुमत न मिलने पर, स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति के पास स्वविवेकी शक्तियाँ हो जाती हैं। स्पष्ट बहुमत न मिलने पर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले, स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। वह सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल के नेता को या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को, सबसे बड़े गठबंधन के नेता को पीएम ये नियुक्त कर सकता है और इनको समय दे सकता है 30 दिन का कि आप लोकसभा के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करिए। यानी सदन में 30 दिन के अंदर आप अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। खंडित बहुमत मिलने की अवस्था पर या स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है। स्वविवेक का प्रयोग करता है। ये चाहे तो सबसे बड़े दल के नेता को पीएम नियुक्त कर दे या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को पीएम बना दे और उन्हें 30 दिन के अंदर सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहे। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री के लिए, पीएम के लिए किसी भी सदन का संसद के सदस्य होना आवश्यक है या नहीं है? तो प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो सकता है या फिर राज्यसभा का हो सकता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है कि क्या राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो? तो बिल्कुल नियुक्त कर सकता है, लेकिन इनके लिए आवश्यक होगा कि 6 माह, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे मंत्री हों, 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर इन्हें संसद के किसी भी सदन का, इन्हें संसद के किसी भी सदन का, चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। सदस्य होना अनिवार्य। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी 6 माह तक के लिए बन जाएगा। 6 माह के बाद अपने पद को अगर कंटिन्यू करना है तो उन्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। ये चीज़ प्रधानमंत्री के लिए भी है और मंत्रियों के लिए भी होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही हुए हैं। राज्यसभा से आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी बनी थी पीएम, राज्यसभा से थी ये 1966 में। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा ये प्रधानमंत्री बने थे 1996 ईस्वी में, ये भी राज्यसभा से थे। और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे 2004 में,
तो ये भी राज्यसभा से ही थे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये तीनों लोग राज्यसभा के मेंबर थे, पीएम बने थे। ठीक है, बाकी और जितने हैं सब के सब लोकसभा से थे। इन तीनों को छोड़ करके जितने भी प्रधानमंत्री थे ये लोकसभा से मेंबर थे, लेकिन राज्यसभा वाले इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और इन मंत्रियों को पीएम की सलाह पर हटाया भी जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। और मंत्री जो होते हैं, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य करते हैं या पद धारण करते हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति करने और उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सलाह किसकी है? प्रधानमंत्री की सलाह है। नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को, हटाना हुआ किसी मंत्री को तब भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे करके किसी भी मंत्री को उसके पद से हटवा सकता है, चाहे पीएम हो या मंत्री हो। इनका जो सामान्य कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष। और मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होगा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देख लें। मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार जो होता है ये लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या है उसका 15% हो सकता है। इसमें पीएम भी शामिल हैं, पीएम प्रधानमंत्री भी शामिल। मंत्रियों के प्रकार, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्रियों के प्रकार, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि मंत्री जो होते हैं सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में प्रधानमंत्री जो होता है अपने सबसे विश्वास पात्र मंत्रियों को रखता है और ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, अपने विभाग के ये प्रमुख होते हैं, विभाग के प्रमुख। दूसरा है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिए जाते हैं, स्वतंत्र प्रभार। और कुछ राज्य मंत्री जो होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, यानी कि राज्य मंत्री
इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, तो फिर इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि ये कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तो राज्य मंत्रियों में दो प्रकार के हो गए कि कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। जब स्वतंत्र प्रभार इनको दे दिया जाएगा तो उसको ये ग्रहण करते हैं और उससे संबंधित जो भी कार्य होता है उसे निर्वहन करते हैं। और जिन राज्य मंत्रियों को कोई स्वतंत्र कार्य नहीं दिया जाता है तो इनसे भी कुछ न कुछ तो काम लिया ही जाएगा। तो कहा गया भैया कि आपके पास कोई कार्य नहीं है तो आप इन कैबिनेट मंत्री की सहायता करिए। और ये पहला था, ये दूसरा था। तीसरा होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री के पास देखिएगा अलग से कोई कार्य नहीं होता है। ये या तो कैबिनेट मंत्री, किसी कैबिनेट मंत्री या किसी राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है कि सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रियों की 3 कैटेगरी हो गई। कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। जो भी मंत्रालय इनको दिया जाता है उसके कार्यों को ये कुशलतापूर्वक देखते सुनते हैं। प्रधानमंत्री के सबसे विश्वास पात्र होते हैं, सबसे खास होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों में प्रधानमंत्री इन्हीं से सलाह लेता है। दूसरे प्रकार के राज्य मंत्री हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है और कुछ राज्य मंत्री जो होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, तो ये किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। तीसरे हैं उपमंत्री। इनके पास कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। ये किसी कैबिनेट मंत्री की या तो सहायता करते हैं या राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। और इसमें देखिएगा तीनों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। देखिए ये कैबिनेट शब्द जो है मंत्रिमंडल जिसको कहा जाता है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान में केवल एक बार, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल एक बार हुआ है संविधान में, हुआ है आर्टिकल 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख या कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक बार हुआ है और वह कहाँ पर हुआ है? आर्टिकल 352 में। यहाँ पर हम लोग देखें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कैसे? सामूहिक रूप से। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसी एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य, किसी एक मंत्री के द्वारा किया गया कार्य
मंत्री द्वारा किया गया कार्य सारे मंत्रियों का, एक मंत्री द्वारा जो कार्य किया गया है वह सारे मंत्रियों का निर्णय माना जाएगा। सारे मंत्रियों द्वारा किया गया माना जाएगा। किया गया माना जाएगा। इसलिए यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास पारित हो जाए, लोकसभा में अविश्वास पारित हो जाए तो क्या होगा? तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसी को कहा जाता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। हमने ये बताया कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार आप देखेंगे कि मंत्रिपरिषद जो होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में जब तक इनको समर्थन प्राप्त है तभी तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा उन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और कोई एक मंत्री, किसी एक मंत्री द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सारे मंत्रियों द्वारा किया गया कार्य माना जाता है। और इसीलिए यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, चाहे वो मंत्री लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किसी भी सदन का हो, तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से डूबते और तैरते हैं। एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आ गया, यानी कि एक मंत्री अगर डूब रहा है तो पूरा मंत्रिपरिषद डूब जाएगा। यह है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ा। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास में।